गुड मॉर्निंग। हमने प्रेमचंद जी की लिखी हुई दो बैलों की कथा पाठ को पढ़ लिया है, उसकी कहानी समझ लिया है। आपने उसको फिर से घर में पढ़ा होगा, ऐसी आशा है कि आपको और भी बातें समझ में आई होंगी। अब उसके आधार पर जो प्रश्न आपकी पाठ में पूछे गए हैं, आपकी पुस्तक में दिए गए हैं, उनकी बात करते हैं। तो उसमें जो पहला प्रश्न है वह है, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती होगी। तो मैंने इस पर बात किया था जब मैं पढ़ा रहा था कि वो एक घेरा होता है, एक जेल की तरह है पशुओं के लिए, वहाँ उनको बंद करके रखा जाता है। तो वहाँ से कहाँ जाएंगे वो? गेट अगर बंद है तो उनके कहीं जाने का प्रश्न ही नहीं है, फिर भी उनकी हाजिरी ली जाती है। तो इसका क्या कारण रहा होगा, इसकी चर्चा इसमें नहीं है कि क्या कारण रहा होगा। तो इसको आपको अनुमान लगाना है, क्योंकि साधारण सा एक अनुमान है उसमें जो आप लगा सकते हैं। मैंने बताया भी था कि पशुओं को चूंकि खाना नहीं दिया जाता था ठीक से, 9 के बराबर दिया जाता था, पानी दिया जाता था, तो सिर्फ पानी पीकर पशु कितने दिन जिंदा रहेंगे। और जिन पशुओं को लेने कोई जल्दी नहीं आ जाता था, उनकी हालत दिनों दिन खराब होती चली जा रही थी। जैसा कि वहाँ का वर्णन है कि ये दोनों बैल जब आते हैं तो वहाँ कई सारे जानवर मतलब मुर्दे जैसे पड़े हुए थे, बेहोशी की स्थिति में पड़े हुए थे, उनसे चला फिरा नहीं जा रहा था, वो इतने कमज़ोर हो गए थे। तो वो चौकीदार यह देखने आता था कि कहीं कोई मर तो नहीं गया जानवर। उनकी गिनती करता था कि आज सुबह 10 जानवर इसमें थे, तो उसमें से कोई मर तो नहीं गया। इस बात की हाजिरी ली जाती होगी, यही इसमें बताना है। दूसरा प्रश्न है, छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है। जो छोटी बच्ची थी, भैरव की बेटी थी, उसको बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ा है। तो इसका कारण हमने बात किया था कि इसका कारण यह था कि वो जो बच्ची थी उसकी अपनी माँ मर चुकी थी, उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। अब उसकी जो सौतेली माँ थी वह उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती थी, उसको खूब मारती पीटती थी, खाना ठीक से नहीं देती थी, घर के काम करवाती थी। तो बैलों के साथ भी तकरीबन यही स्थिति उसको दिखी कि बैल अपने मालिक के यहाँ से दूसरी जगह लाए गए थे और वहाँ उनको खाना ठीक से नहीं दिया जा रहा था, ऊपर से पिटाई अलग की जा रही थी। तो छोटी बच्ची को उनकी स्थिति अपने जैसी जान पड़ी, अपनी ही तरह दयनीय स्थिति में उसने बैलों को देखा। तो ऐसा मानवीय स्वभाव होता है, मानव का स्वभाव ऐसा होता है कि अपनी तरह ही दुखी दूसरे व्यक्ति से उसको आत्मीयता हो जाती है। तो यही कारण था कि छोटी बच्ची को उन बैलों के प्रति सहानुभूति या प्रेम उमड़ा है। तीसरा प्रश्न है, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन से नीति विषयक मूल्य उभर आए हैं। नीति विषयक मूल्य, नीति विषयक मूल्य का मतलब हुआ कि कहाँ कहाँ नीति की बातें की गई है और उसका क्या संदेश हम पाते हैं, उससे हम क्या सीख पाते हैं, क्या समझ पाते हैं। ऐसी बातें कहाँ की गई है, कौन सी बातें ऐसी की गई है। तो आपको मैंने जहाँ जहाँ ऐसी बातें थी, आपको याद होगा, मैंने आपको वहाँ बताया था कि देखिए यहाँ नीति की बात हो रही है। जैसे कि जब उनकी पिटाई होती है, बच्ची की माँ के बारे में वो बातें करते हैं, तो मोती कहता है उसकी माँ को ही उठा के फेंक देता हूँ। तो वो कहता है हीरा कि नहीं, औरत जात पर धर्म हाथ उठाना या प्रहार करना हमारा धर्म नहीं है, यह गलत होगा। फिर जब सांड से इनकी लड़ाई होती है तो वो जब गिर जाता है तो मोती कहता है कि इसको मार ही डालते हैं, ये बहुतों को परेशान करता है। वहाँ भी हीरा समझाता है कि नहीं, गिरे हुए शत्रु पर प्रहार करना ठीक नहीं होता। इसके अलावा और जो बातें समझ में हमें आती है वह क्या आती है कि आपने कई जगह देखा
कि एक मित्र जब मुसीबत में था तो दूसरा उसको छोड़ के नहीं गया, उसने उसकी मदद की, उसके कंधे से कंधा मिलाया। तो इसमें जो नीति विषयक बातें हम और भी सीखते हैं वह क्या है कि जब भी विपत्ति हो उस समय आपने देखा होगा कि जब हीरा नहीं निकल पा रहा है तो मोती भी नहीं निकल के जाता है, उसके साथ खड़ा रहता है। या खेत में भी जब हीरा भाग सकता है तो हीरा नहीं भागता है, वह मोती के लिए रुक जाता है। तो इससे हमें सीख क्या मिलती है कि हमें अपने मित्रों का साथ मुसीबत में हमेशा देना चाहिए, विपत्ति में हमेशा साथ खड़े रहना चाहिए मित्र के। हम उसके साथ कुछ कर सकें ना कर सकें, बचा सकें नहीं बचा सकें, साथ खड़े रहना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद आज़ादी, मैंने आपको अनेक बार इस पाठ को पढ़ाते समय बताया कि चूंकि जिस समय यह लिखा गया होगा वह अंग्रेज़ों का समय था, आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो उसका संदेश इसमें ज़रूर छुपा हुआ है जिसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि इसमें पूरी जो कहानी है वह आज़ादी की ही कहानी है। बैल अपने मालिक से दूसरे मालिक के यहाँ गुलाम हो गए, उन्होंने वहाँ संघर्ष किया आज़ादी के लिए। वहाँ से जब भागे तो काजी हाउस में गुलाम हो गए, बंदी बना लिए गए तो वो गुलाम ही, स्वतंत्र नहीं रहे तो वही गुलामी है। तो वहाँ वो पकड़ लिए गए, वहाँ से उन्होंने हर तरह की कोशिश की, पूरा संघर्ष किया, यहाँ तक कि जब उनकी स्थिति बहुत खराब हो गई, जब वह चलने फिरने की हालत में नहीं थे, इतने कमज़ोर हो गए थे, उनको नीलाम कर दिया गया, आस तब भी उन्होंने नहीं छोड़ी। उनके मन में सदा कहीं ना कहीं छुपा हुआ था कि हम अगर लगातार कोशिश करें तो हम मुक्त हो सकते हैं, हम आज़ाद हो सकते हैं। और अंततः चलते रास्ते चलते चलते उनको जब अपना गांव दिखा तो उन्होंने अंतिम प्रयास किया और मुक्त हो गए। तो अगर वह निराश हो गए होते तो ध्यान ही नहीं देते कौन सा गांव बीत रहा है, कौन सा बगीचा निकल रहा है, क्या फर्क पड़ता, वो सिर नीचा किए अपना चलते जाते हिम्मत हार गए होते। तो उन्होंने अंतिम क्षण तक कोशिश किया और अंत में उसका सुखद परिणाम निकला कि वो अपने घर पहुंच गए, अपने परिवार में पहुंच गए। वह झूरी भी उनका मालिक था लेकिन वह उनसे अपने परिवार के सदस्य की तरह व्यवहार करता था। तो इससे हमें यह सीख मिलता है कि आज़ादी के लिए जो संघर्ष है वह अंतिम सांस तक करनी चाहिए। हमें किसी भी विपत्ति से निपटने के लिए अंतिम सांस तक संघर्ष करना चाहिए, हमें हार नहीं मानना चाहिए, हमें निराश नहीं होना चाहिए कि ये तो नहीं हो सकता है, यही मेरी नियति है, यही मेरी किस्मत है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें संघर्ष लगातार करना चाहिए। उसके बाद हमें अपने समाज के लिए एक उदाहरण उसका है इसमें कि जब कांजी हाउस में मोती ने दीवार तोड़ दी तो वह भाग सकता था, लेकिन चूंकि हीरा बंधा हुआ था तो वह नहीं भाग पा रहा था। यह बात वो दीवार तोड़ने से पहले भी जानता था कि हीरा की रस्सी बड़ी मोटी है या नहीं कटेगी, नहीं टूट पाएगी। फिर भी उसने दीवार तोड़ा। क्यों तोड़ा? कि वहाँ जो बाकी के जानवर थे उसका समाज तो वही था, जैसे हम मनुष्यों का समाज होता है, मनुष्यों से मिला हुआ, उसी तरह से जानवरों का अपना समाज वही था। तो उसने अपने समुदाय के हित को सोचा, अपने समाज के हित को सोचा कि उसमें जो दुर्बल कमजोर निरीह सदस्य वहाँ पड़े हुए थे वो दीवार को नहीं तोड़ सकते थे लेकिन मोती तोड़ सकता था, जबकि उसको भागना नहीं था, वो नहीं भाग पाता। फिर भी उसने मेहनत किया उनकी भलाई के लिए, दीवार को तोड़ दिया। उसने चर्चा भी की इस बात की कि हम नहीं भाग पाए तो क्या हुआ। उसको पता था कि उसकी बहुत पिटाई होने वाली है इसके बाद, क्योंकि देखते ही समझ आया कि सबसे मजबूत यहाँ बैल यही है, इसी ने तोड़ा होगा, बाकी तो मरियल से थे, उनसे टूटना नहीं। यह सब जानते बूझते हुए उसने दीवार को तोड़ा और सबको भागने दिया। अंत में वो 2 गधों को ठेल ठाल के भगा दिया उसने, जो नहीं जाना चाह रहे थे, उनको भी हिम्मत दिया और जबरदस्ती धक्का मार के भगा दिया। और उसने चर्चा भी की कि जो भाग गए वो जिंदा रहेंगे तो उनका आशीर्वाद तो मिलेगा, मतलब उनकी भलाई का उन्होंने सोचा। तो हमें हमेशा अपने समाज की भलाई के बारे में सोचना चाहिए। खुद थोड़ा कष्ट उठा लिया, फिर भी दूसरों की भलाई करनी है। दूसरों का भला सोचना बेहद आवश्यक है, तभी समाज सुचारू रूप से चल पाता है। तो हम इसमें यह भी सीखते हैं कि अपने ही लाभ के बारे में नहीं सोचना है, उनको त्याग करके भी अपने समाज के हित को सोचना चाहिए।
उसके बाद आज़ादी का पूरे कहानी में है कि उससे कीमती कुछ नहीं है, उसके लिए हमें जरूर अंतिम समय तक प्रयास करना चाहिए। उसके लिए चाहे जितना भी हमें कष्ट उठाना पड़े, चाहे जो भी करना पड़े, हमें करते रहना चाहिए, हार नहीं मानना चाहिए और हमें उसको प्राप्त करके ही दम लेना चाहिए। तो ये कई सारे नीति विषयक मूल्य हैं इसमें जो उभर कर इस कहानी से सामने आए हैं, जो हम सीखते हैं इस कहानी से। तो इनको आप ऐसे लिख सकते हैं। चौथा प्रश्न है, प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्ख का प्रयोग न कर किसी नए अर्थ की ओर संकेत किया है। शुरू में ही, पाठ के एकदम शुरू में ही इसकी चर्चा हुई है कि गधे का जो परंपरागत रूढ़ अर्थ है, यानी परंपरागत रूप से जो गधे को हम कहते हैं वो क्या है, हम मूर्ख के पर्यायवाची के रूप में गधे को लेते हैं। हम किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो वो कहते हैं गधा है क्या, बेवकूफ कहना चाहते हैं तो गधा कहते हैं। तो यहाँ लेखक ने उसकी विशेषताओं को उभारा है कि इससे अलग भी इसको हम देख सकते हैं सकारात्मक रूप से। कैसे, क्या देख सकते हैं? तो गधा असीमित दुख सह सकता है, उसके मन में, उसके चेहरे पर कभी भी असंतोष नहीं दिखाई देता, वह हमेशा संतुष्ट रहता है, जो मिलता है उसको खाकर संतुष्ट रहता है, सभी कष्टों को सह लेता है, उसको कभी कोई प्रतिक्रिया करते हुए नहीं देखा गया है। तो ऐसे गुण किन में होते हैं? ऐसे गुण तो संतों में होते हैं, ऋषि मुनियों में होते हैं। तो यह एक नया अर्थ गधे का लेखक ने यहाँ संकेत किया है कि उनके जो गुण हैं वह ऋषि मुनियों वाले गुण हैं। संतोष, संतोषम परमम सुखम, शास्त्रों में कहा गया है। तो संतोष ही सबसे बड़ा सुख है, तो गधा इसका पालन करता है। वह क्रोधित नहीं होता, क्रोध बहुत बड़ा अवगुण है जो उसमें है ही नहीं, वो क्रोधित होता ही नहीं। तो ऐसा अगर मनुष्य को करना हो तो उसे बड़ा संयम नियम से रहना पड़ता है, उस ऋषि मुनि हो जाते हैं, उनमें ये सब गुण पाया जाता है। तो ऋषि मुनियों को भी क्रोध आता है, आपने सुना है फलाने ऋषि ने श्राप दे दिया, लेकिन गधे ऋषि मुनियों से भी आगे है। इसी नए अर्थ की ओर लेखक ने संकेत किया है कि उसको कोई हानि, कोई लाभ, किसी सुख दुख का अनुभव नहीं होता, वह हमेशा निर्विकार भाव से एक ही स्थिति में रहता है, उसको कभी क्रोध नहीं आता, उसके मन में कभी असंतोष नहीं होता, ना ही उसके मुंह पर इसका कोई भाव कभी दिखता है। तो इस प्रकार वह ऋषि मुनियों जैसे गुण वाला है, बल्कि उससे भी बढ़कर। इसी नए अर्थ की ओर संकेत किया गया है। पांचवा प्रश्न है, किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी? पूरा पाठ ही है, इसके उदाहरणों से भरा पड़ा है। आप पाठ को 2-4 बार पढ़ेंगे, आपको हर बार एक नया उसमें उदाहरण मिल जाएगा। मैं कुछ आपको संकेत करता हूँ इसके लिए। जैसे शुरुआत में है कि दोनों एक साथ ही खाने के लिए उठते थे, और अगर दूसरा मुंह हटा लेता था नाक से तो पहला भी हटा लेता था। दोनों साथ ही खाते थे, साथ ही बैठते थे, साथ ही काम करते थे। काम करते समय एक की कोशिश हमेशा होती कि दूसरे के गर्दन पर कम बोझ पड़े, यह प्रयास हमेशा करते। ये तो शुरुआती बातें हो गई। दुश्मनों से लड़ते समय, मुसीबत में हर समय एक दूसरे के साथ खड़ा रहा। ये उदाहरण आप दे सकते हैं उसमें, कैसे खड़ा रहा, चाहे वह मार खाना हो, चाहे वह बंद होना हो, चाहे वह नीलाम होना हो, चाहे मुक्त होना हो, हर समय दोनों ने एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। ऐसे मौके आए कि एक अपनी जान बचाकर भाग सकता था, लेकिन वह नहीं भागा और उसने दूसरे की सहायता के लिए या दूसरे के साथ खड़े रहना उचित समझा। एक अगर समझाता था तो दूसरा समझता था। ये गहरी दोस्ती का ही परिणाम था। नहीं तो बोलता नहीं तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मैं तो इसको मार दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं करता था। तो हर तरह से इसमें दोनों की गहरी दोस्ती का उदाहरण मिलता है। इसको आप उसमें से चुनकर लिखेंगे, मैं इसमें ज़्यादा नहीं बोलूँगा। कुल प्रश्न है इसमें
12, 13, 14, बहुत सारे हैं। चलिए, छठा प्रश्न है, लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को बताइए। जब मोती कहता है कि मैं इसकी माँ तो इसको मारती पीटती है, इसी को उठा के फेंक देता हूँ, इसको भी मुक्ति मिल जाएगी बच्ची को, यह हमें रोज रोटियां खिलाती है, तो हीरा उसको कहता है कि स्त्री जात पर, औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूल जाते हो? तो ये हीरा कहता है, प्रेमचंद नहीं कहलवाया है, तो प्रेमचंद की दृष्टि में स्त्रियों का क्या स्थान था, इसके आधार पर आपको बताना है। तो जो वहां का प्रसंग है उससे पता चलता है कि स्त्रियों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी। सामाजिक तौर पर जो घर परिवारों में उनका काम था, काम धाम करना, खाना वाना बनाना, और बहुत बड़ा उनका कोई उसमें योगदान नहीं होता था बाहरी दुनिया में, उनको घर में रहना होता था। जो बच्ची थी वह भी स्त्री थी, उसके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है यह भी सत्य है। तो ऐसी स्थिति में भी प्रेमचंद का जो दृष्टिकोण था वह स्त्रियों के प्रति ऊंचे दर्जे का था, उनको सम्मान देने का दृष्टिकोण था। उनकी नज़र में स्त्रियां सम्माननीय होती थी, उनको सम्मान देना चाहिए, प्रेमचंद ऐसा सोचते थे। तो इसी आधार पर उन्होंने कहा कि स्त्री पर प्रहार नहीं करना है, वो तो पहले से बहुत कष्ट में होती है, तो उन्हें सहानुभूति और सम्मान की जरूरत है। प्रेमचंद की नज़र में उनका दृष्टिकोण यह था कि स्त्रियों को सहानुभूति और सम्मान दिया जाना चाहिए, क्योंकि पहले से ही उन पर, उनके साथ बहुत दुर्व्यवहार होता है, समाज में उनकी स्थिति उस समय अच्छी नहीं थी, तो उन्हें और ज़्यादा सम्मान और सहानुभूति की जरूरत होती है, इसलिए उनके साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। सातवां प्रश्न है, किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को किस तरह व्यक्त किया गया है? अब ये तो कहानी किसान के जीवन की है, किसान और पशु का ही संबंध पूरी कहानी में दिखाया गया है। झूरी एक किसान है, गया भी एक किसान है, और हीरा मोती पशु है। अब इनका संबंध कैसा है, किस तरह से व्यक्त किया गया है, इसको आपको बताना है। तो इसमें प्रेमचंद ने दो बैलों के माध्यम से, जिनका नाम हीरा और मोती था, बड़ा ही मार्मिक वर्णन किया है इन संबंधों का। झूरी एक किसान है जो अपने बैलों को अपने परिवार के सदस्य की भांति रखता है, परिवार के सदस्य की तरह रखता है। किसान खेती करता है जिसमें पशुओं का महत्वपूर्ण योगदान होता है, बिना पशुओं की खेती नहीं हो सकती। इस बात का पूरा ख्याल झूरी रखता है, उसको पता है कि यह उतना ही महत्वपूर्ण अंग है ये बैल जितना कि मैं हूँ। जैसे मैं नहीं रहूँगा तो खेती में दिक्कत आएगी, वैसे ही ये नहीं रहेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इस बात को वो समझता है और इसी के अनुकूल व्यवहार करता है। तो लेखक ने यहाँ हीरा मोती और झूरी के माध्यम से किसान और पशुओं के बीच के बड़े आत्मीय संबंधों का वर्णन किया है या उनको उजागर किया है कि कैसे उनसे बिछोड़ने पर वह दुखी होता है और पशु भी दुखी होते हैं, कैसे मिलने पर किसान भी खुश होता है, पशु भी खुश होते हैं, कैसे पशु अपने मालिक से, जिनसे उनका प्रेम है, उससे मिलने के लिए व्याकुल होते हैं और रस्सियां तोड़कर भाग आते हैं, उस घर को वह अपना घर समझते हैं। तो इन बातों के माध्यम से उनके बीच की आत्मीयता का लेखक ने वर्णन किया है और व्यक्त किया है। इसमें एक दूसरा पहलू भी है, एक किसान गया भी है और वहां भी हीरा मोती है, लेकिन वहां फिर इसके दूसरे पहलू का वर्णन किया। यहाँ किसान क्रूर है,
किसान पशु को सिर्फ काम करवाने की वस्तु समझता है, उसकी देखभाल नहीं करता, उनके दाने खाने का ध्यान नहीं रखता है, सिर्फ उनसे काम लेना चाहता है। तो यहाँ जो संबंध है वह व्यापारिक संबंध है, यहाँ स्वार्थपूर्ण संबंध है, इसको भी व्यक्त किया है लेखक ने। सिर्फ प्रेम वाला संबंध ही नहीं, प्रेम वाला संबंध जहाँ झूरी के माध्यम से व्यक्त किया है, झूरी और हीरा मोती के संबंधों को दिखाया है। उसका उदाहरण मैंने आपको बताया, कैसे बिछोड़ने पर दुखी होते हैं, मिलने में खुश होते हैं, अंतिम समय तक कोशिश करते हैं कि अपने मालिक से मिलने अपने परिवार में चले जाएं। दूसरी ओर दूसरे किसान के यहाँ से वह हरदम कोशिश करते हैं कि कैसे इसके यहाँ से जान बचा कर भागा जाए, और वो भागते भी हैं दोनों। और उसकी क्रूरता थी कि वह इनसे काम भी करवाता है, खाना भी नहीं देता है, पीटता भी है। वह भी किसान था, वह पशु थी। तो दो जगह अलग अलग तरह से उन्होंने भावनाओं को व्यक्त किया है। 8वां प्रश्न है, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताई। अब ये प्रसंग है जब काजी हाउस में मोती दीवार तोड़ देता है। हीरा मोटी रस्सी से बंधा है, क्योंकि उसने पहले कोशिश किया था दीवार तोड़ने की, और तभी उसको चौकीदार देख लेता है तो 2-4 डंडे भी लगाता है और उसको मोटी रस्सी से बांधकर चला जाता है। ऐसे में फिर मोती कोशिश करता है और तोड़ देता है। तो उसी समय का यह प्रसंग है कि जब वो जानवर सभी चले जाते हैं, गधों को भी भगा देता है, तब जब बैठते हैं तो हीरा कहता है कि बहुत मार पड़ेगी यार तुमको, समझ जाएगा कि तुम्ही ने तोड़ा है तो तुमको तोड़ेगा। इस पर कहता है मोती कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। तो इससे यह पता चलता है कि मोती सिर्फ अपने बारे में नहीं सोच रहा था, अपने मित्र के बारे में नहीं सोच रहा था, उसके मन में अपने समाज के प्रति चिंता थी, दूसरे पशुओं के प्रति चिंता थी। वह अपने से कमजोर लोगों की भलाई चाहता था, उसमें परोपकार की भावना थी। इस कारण सब कुछ जानते हुए कि उसे बहुत मार पड़ने वाली है, उसने दीवार तोड़कर बाकी के पशुओं को भगा दिया। उसे पता था कि वह नहीं भाग सकता है, लेकिन इनको तो भगा सकता है, इसलिए उसने इतना त्याग किया, मार खाई, सब कुछ किया उसने कि वो 9-10 प्राणी जो है उनकी जान बच जाए, क्योंकि उसे लग रहा था कि ये बिना खाने के मर जाएंगे। तो उसकी इस विशेषता का पता चलता है कि उसके मन में समाज कल्याण और परोपकार की भावना थी, अपने से छोटों की मदद करने की भावना थी। छोटा का मतलब यहाँ है अपने से कमजोर निरीह प्राणियों की मदद की भावना थी। यही उसकी विशेषता यहाँ पता चलता है। ये था प्रश्न 8। इसको रहने देते हैं। अब 8 प्रश्न हो गया, बाकी का कल करेंगे हम लोग, नहीं तो एक ही दिन में ज़्यादा हो जाएगा, फिर आपको भी बार बार देखने में दिक्कत होगी, बड़ा वीडियो होगा। तो इसको आज ख़त्म करते हैं। आप लोग पाठ को भी बार बार पढ़िएगा और जो मैंने बताया उनको सुनिएगा, और इसी हिसाब से आप उत्तर लिखिएगा। ये जो भी मैं डालता हूँ वीडियो, इसको आप उसी समय पर देखेंगे जिस समय आपके रूटीन में है। आपका टाइम है 6:30 से 7, तो आप 6:30 से 7 के बीच में लिखेंगे और कमेंट में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देंगे कि आपने देख लिया। मैं उसकी टाइम देख लूँगा। आप जैसे लिखते हैं, अटेंडेंस बनाते हैं, वैसे इसके कमेंट बॉक्स में लिख देंगे, तो उससे मुझे पता चल जाएगा कि आपने देख लिया है। बाकी जो कितना व्यू होता है वो तो मुझे पता चल ही जाता है, लेकिन फिर भी धन्यवाद।